22 राज्यों में, देश के 38 में से 22 राज्यों में लगभग 80% धरती पर भारतीय जनता पार्टी या कुछ राज्यों में सहयोगी दलों के साथ भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी केवल नेतृत्व के आधार पर चलने वाली पार्टी नहीं। इसीलिए जैसा कि आनंदी बाबू ने कहा कि जब लोकसभा में बहुत कम सांसद थे तो अटल जी का उपहास किया गया, और जब मात्र 2 सांसद थे तो मजाक उड़ाया गया कि अभी तो 2 हैं, अगली बार में वो भी साफ हो जाएंगे। लेकिन व्यक्ति तो आता जाता रहता है, जन्म जो लेगा उसकी मौत निश्चित है, विचार कभी नहीं मरता। और भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति की पार्टी नहीं है, इसका कोई सुप्रीमो नहीं है, कोई एक आदमी अपनी जेब में पार्टी को नहीं रखता, न चलाता है। ये पार्टी सामूहिक नेतृत्व के आधार पर, विचारधारा के आधार पर चलती है। इसीलिए 2 से 303 पहुंची है पार्टी और आज 240 है। और देश के 22 राज्यों में, देश के 38 में से 22 राज्यों में लगभग 80% धरती पर, भारत की 80% धरती पर भारतीय जनता पार्टी या कुछ राज्यों में सहयोगी दलों के साथ भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है। तो इसीलिए मैंने कहा कि विचारधारा कभी नहीं। राजनीति में 3-4 चीजें बहुत प्रमुख होती। एक विचारधारा, दूसरा राजनीतिक हक हिस्सा, तीसरा आम जीवन के लिए, जिंदगी को आसान बनाने के लिए, मन में शांति के लिए धर्म, और अमीरी गरीबी के आधार पर दलितों, शोषितों, पीड़ितों को हक और अधिकार। ये 4 चीजें जीवन में, चाहे वो राजनीतिक जीवन हो या सामाजिक जीवन हो, ये प्रमुख है। और हर व्यक्ति को जो जिस स्थिति में है, उसको अगर अमीर है, पैसे की जरूरत तो सबको रहती है और अमीर बन जाए ये ख्वाब रहता है, लेकिन उसको अगर धन की आवश्यकता नहीं है तो सम्मान तो चाहिए। अगर कोई गरीब है तो उसको धन के साथ साथ सम्मान चाहिए ही चाहिए। और कोई किसी छोटे वर्ग से आता है, उसकी जाति की संख्या कम है, तो उसको राजनीतिक हक और हिस्सेदारी भी चाहिए। साथियों, ये जो 4 चीजें हैं और धर्म, इन चारों चीजों में हक दिलाने का काम, इनको आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि नहीं किया? इसी बिहार में अत्यंत पिछड़ा वर्ग नाम का कोई वर्ग ही नहीं था। लालू जी केवल बेवकूफ बनाते थे कि हम तो देना चाहते हैं, लेकिन हाई कोर्ट रोक लगा दे रहा। वो इस तरह से त्रुटिपूर्ण कानून बनाते थे कि हाई कोर्ट में लोग चले जाते थे और वहां से स्टे हो जाता था, जानबूझकर ऐसा करते थे। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी और जदयू की साझा सरकार बनी और यही बिल जब आया तो इतना पुख्ता आया, इसमें कोई त्रुटि और कमी नहीं रही कि उस समय भी हाई कोर्ट में चुनौती दी गई, चैलेंज हुआ, लोगों ने रिट दायर किया, लेकिन एक भी रिट टिक नहीं सका। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग को पंचायती राज व्यवस्था में, नगर निकाय में आरक्षण का अधिकार मिला, जिसका परिणाम है कि आज हजारों की संख्या में अत्यंत पिछड़े भाई, कोई जिला परिषद का अध्यक्ष है, कोई सदस्य है, कोई नगर पालिका का निगम का अध्यक्ष है, वार्ड पार्षद है, कोई मुखिया है, कोई समिति है, कोई प्रमुख और कोई वार्ड सदस्य है पंचायत में। साथियों, उस समय होता क्या, ओबीसी की राजनीति चलती थी,
कहने के लिए तो ओबीसी में 4 प्रमुख जातियां हैं, लेकिन दबदबा और हक हिस्सा केवल एक के नाम जाता था। कहने की जरूरत नहीं है कि किसके पास ये सारा अधिकार रहता था, कौन सारा हक मार कर ले जाता था, लेकिन केवल एक, बाकी लोग पीछे पीछे चलने के लिए होते थे। जहां तक धर्म का सवाल है, रामलला 500 वर्षों से कैद थे, तिरपाल के नीचे थे, सब कहानी जानते हैं, दोहराने की जरूरत नहीं। जहां तक गरीबी अमीरी का सवाल है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि गरीब, और गांधी जी ने भी कहा कि गरीब की सेवा का मतलब ईश्वर की सेवा। तो ये मानकर हमारी पार्टी ने गरीबों को भी सुविधा दी, सहूलियत दी, अधिकार दिया, और गरीबों को वो चीज दिया, वो सुविधाएं दी जो पहले कांग्रेस की सरकार में ये माना जाता था कि ये सारी चीजें केवल अमीरों के लिए, गरीब इसका सपना नहीं देखे। जैसे गरीब के घर में बिजली नहीं जल सकती, ये अमीरों के लिए है। गरीब की महिलाएं बाहर जाकर शौच करेंगी, उनकी इज्जत का कोई महत्व नहीं है, उनके घर में शौचालय होना आवश्यक नहीं है, ये चीज केवल अमीरों के लिए है। गरीब के घर में रसोई नहीं होगा, केवल एक कमरा हो जाएगा, उसी को कह दिया कि इंदिरा आवास है और कॉलोनी के नाम से मशहूर हो गया। रसोई के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं, और न ही गरीब के घर में गैस पर खाना बनता था। गरीब के घर में झूली से, गोईठा से, लकड़ी चून चान के किसी तरह से खाना बनता था। धुआं उसमें हो रहा है, उसी में महिलाएं खाना बना रही हैं। लेकिन ये सारी चीजें, बिजली है, पानी है, शौचालय है, रसोई घर है, गैस पर खाना है, बैंक का खाता है, गरीब का बैंक का अकाउंट नहीं होता। क्यों नहीं होता था? गरीब को मानसिक रूप से इतना बीमार बना दिया गया था कि गरीब से अगर पूछिए भी उस समय तो बैंक में अकाउंट था, वो खाता हुआ ना, हमारा कहाँ खाता है, काहे खाए ना तो पैसे रहे, टकाने रहे, खाए के तो हम खाता काहे रखो। लेकिन मोदी जी ने हर गरीब का किसी न किसी बैंक में अकाउंट खुलवाया, जनधन खाता योजना के नाम से। उस समय मोदी जी का उपहास उड़ाया गया, हंसी मजाक किया गया कि ये मोदी लोगों को पागल बना रहा है, जनता को ठग रहा है, बिना पैसा के कहीं अकाउंट होता है। लेकिन बाद में इन लोगों को पता चला कि इसका मकसद क्या था, उद्देश्य क्या था। मकसद था कि राजीव गांधी कहते थे कि हम दिल्ली से 100 रुपया भेजते हैं तो लाभुक तक केवल 15 रुपया ही जाता है। स्वीकार करते थे, प्रधानमंत्री होकर उन्होंने स्वीकार किया था। लेकिन जब से अकाउंट खुला और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर नाम की योजना हमारे मोदी जी ने शुरू की, तो अब दिल्ली से अगर 100 रुपया चलता है तो लाभुक के खाते में 100 रुपया आता है, 99 रुपया 99 पैसा भी नहीं। अगर मोदी दृढ़ इच्छा शक्ति वाले नहीं होते, डर जाते इस उपहास से, इस मजाक से, तो योजना को वापस ले लेते। क्योंकि लोगों ने कहा था कि मोदी जनता को बेवकूफ बना रहा है, बिना पैसा के कहीं अकाउंट खुलता। लेकिन मोदी ने करके दिखा दिया कि ये होता क्या। साथियों, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। समय की कमी है, वरना मैं बताता आपको, बाकी जो मेरे से रह गया होगा वो बात हमारे माननीय मंत्री जी आपको बताएंगे। सबसे खुशी की बात तो ये है, सुविधा, राजनीतिक हक। अब मैं आता हूं सम्मान पर। गुदड़ी के लाल जननायक कर्पूरी जी को भारत रत्न का सम्मान किसने दिया? मोदी जी ने दिया, मोदी सरकार ने दिया। जब कर्पूरी जी थे तो उन्हीं के नाम का सहारा लेकर गरीबों को आवाज कर्पूरी जी ने दी। गरीबों को राजनीतिक हक और सपना दिखाने का काम कर्पूरी जी ने किया। फसल कर्पूरी जी ने बोया, काटा किसने? उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में अपने आप को कहने वाले लालू जी। 15 साल तक उनका शासन रहा पति पत्नी का। और वही कर्पूरी जी जब विधानसभा आने के लिए
लालू जी से गाड़ी भेजने का आग्रह किए कि मेरी गाड़ी, मेरे पास गाड़ी नहीं है, गाड़ी भेज दीजिए ताकि मैं विधानसभा आ जाऊं। तो एक पुर्जा पर, एक पर्ची पर लालू जी ने जो लिखा था वो आज भी विधानसभा के दस्तावेज में सुरक्षित है। उनका मजाक उड़ाया, कहा कि गाड़ी काहे नहीं खरीद लेते, और हमारी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है या ऐसे कुछ। ये काफी चर्चित हुआ था मामला, ये काफी प्रचारित, मतलब उनकी गरीबी का मजाक उड़ाया, जबकि उन्हीं का नाम ले लेकर ये लालटेन वाले राजनीति करते थे, करते हैं भी, और राजनीतिक लाभ लेते हैं। साथियों, तो मैं यही कह रहा था कि ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जिनमें एक उदाहरण हमारे माननीय मंत्री जी भी हैं, प्रमोद जी भी हैं। अभी बंगाल में सरकार बनी, बंगाल में जब सरकार बनी तो जो होना चाहिए था वही हुआ। कोई जात पात नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं, सब लोगों ने अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए, बंगाली अस्तित्व की रक्षा के लिए ममता के विरोध में और बीजेपी के पक्ष में वोट किया। जब वोटिंग हुई, सरकार बन गई बड़े आराम से, प्रचंड बहुमत से। तो जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी के विषय में उदाहरण दिया जाता कि गरीब के बेटे हैं, इनकी माँ दूसरे के घरों में काम किया करती थी, पिताजी चाय बेचने का काम करते थे, और ये काम खुद मोदी जी ने भी बचपन में किया। साथियों, वैसा ही जैसे यहाँ प्रमोद जी है, ठीक ऐसा ही उदाहरण बंगाल में इस बार भी हमारी पार्टी ने पेश किया, जब कलिता मांझी नाम की एक बर्तन मांझने वाली छोटी गरीब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को विधायक बनाकर मंत्री बनाया बंगाल में, कलिता मांझी। तो इसी को कहते हैं भारतीय जनता पार्टी। अब मैं थोड़ा सा विकास की चर्चा कर दूं। साथियों, 2009 में जब ये इलाका औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र से जुड़ा, उस समय जब मैं यहाँ आता था तो कहीं रास्ता उसका नहीं, कहीं जाने के लिए पहले गया जाना पड़ता था, तब गया से चाहे परैया आइए कि गुरारू आइए कि टेकारी आइए कि गोंच जाइए, मतलब कहीं जाना है, इमामगंज जाना है तब तो और मुश्किल है। लेकिन साथियों, नाव के बाद का जो दृश्य है देख लीजिए। रफीगंज से गया सड़क नाम की चीज थी ही नहीं। एक बार हम फंस गए थे, मझियामा आए थे, सोचे कि अब यहाँ से नजदीक है, रफीगंज चले जाते हैं, लगा कि कौन गलती आज कर दी है, नहीं इधर से आना चाहिए था, पहुंचेंगे कि नहीं। तो ये सड़क अच्छी बन गई और अब और अच्छी बन रही है। इसकी चौड़ाई 10 मीटर होने जा रही है, काम लगा हुआ। साथियों, अंबा से गया स्टेट हाईवे 101, जिसकी चर्चा भी कई साथियों ने किया, मदनपुर तक तो चौड़ीकरण करीब करीब हो चुका है। मदनपुर से लेकर कासमा मथुरापुर होते हुए गया तक चौड़ीकरण का काम नहीं हुआ। उसमें कुछ अधिकारियों ने, जो नकारात्मक सोच के लोग थे, उन लोगों ने इसमें पेच फंसा दिया था कि आमस दरभंगा सड़क बन रही है, उसी से उधर के लोग गया चले जाएंगे, इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन हमने इसका कड़ा विरोध किया, और अभी जब 9 तारीख को मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था तो उन्होंने इसकी सहमति दी, और तुरंत अगले ही दिन 10 तारीख को पथ निर्माण विभाग में उनकी अनुशंसा बेरा पत्र दोनों चला गया। अब इस पर कार्रवाई शुरू हो गई है, और अब मदनपुर से कासमा, अर्थुआ, तिरेला, घटेरा, मथुरापुर, डीहा होते हुए ये गया तक सड़क अब चौड़ीकरण होने का मार्ग प्रशस्त हो गया। साथ ही जब 9 तारीख को मैं उनसे मिला था तो एक और सड़क इस इलाके की बहुत आवश्यक है, वो है गुरुआ से दरियापुर। वो भी सिंगल रोड है और गया जाने का सबसे सुगम मार्ग है गुरुआ के लोगों के लिए। उसकी भी सहमति हो गई है, और उन्होंने आदेश किया है कि गुरुआ से दरियापुर सड़क को
चौड़ा किया जाए। और तीसरी सड़क जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, वो है गुरारू से इच्छापुर होते हुए टेकारी तक, इसकी चौड़ीकरण का तीनों परैया से, गुरारू से अहियापुर तक तो है ही है, परैया से इच्छापुर टेकारी सड़क के चौड़ीकरण यानी डबल रोड बनाने के लिए हमने उनसे अनुरोध किया, जिसे उन्होंने स्वीकार करते हुए इस काम को किया। साथियों, उत्तर कोयल नहर की चर्चा तो सब हो रही। इस तरह से 9 में आप याद कर लीजिए कितना यहाँ बिजली का सब स्टेशन था, आज 26 में कितना बिजली का सब स्टेशन है। बिजली के मामले में, सड़क के मामले में, पुल के मामले में, हर तरह से जो 2009 से 2024 तक की तुलना कर लीजिए, आपको नकारात्मक रिपोर्ट देखने को कहीं नहीं। इसलिए मैं कहता हूं साथियों, विकास को देखिए, विचारधारा को देखिए और उसी आधार पर अपना निर्णय लीजिए। झूठ अफवाह में पड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे 2014 के चुनाव में एक झूठ फैलाया गया, कहा गया कि अब की बार 400 पार तो क्यों, मोदी संविधान बदल देंगे और आरक्षण खत्म कर देंगे। ये दुष्प्रचार किया गया इंडिया अलायंस के लोगों के द्वारा। इसी में बहुत से अपने लोग जो अपने थे और अपने हैं, लेकिन उस समय वो भ्रमित हो गए और नतीजा सामने है। एक और दुष्प्रचार किया गया था, इस बार भी प्रयास किया गया विधानसभा के चुनाव में, लेकिन उस पर नियंत्रण हो गया, कंट्रोल हो गया। वो था कि हर महिला को 8,500 रुपया में कांग्रेस पार्टी देगी और नौजवान को 1 लाख। इस बार भी ये प्रयास किया गया था विधानसभा चुनाव में। मैंने ही उसको पकड़ा था एक जगह और कई जगह विरोध करके, और सरकार ने फिर उसको बंद कराया। साथियों, अब अंतिम 1 मिनट, आधा मिनट और लूंगा, एक राजनीतिक बात करूंगा कि सब कुछ के बावजूद इतना हुआ, चुनाव का परिणाम अच्छा नहीं आया, बावजूद इसके जब विधानसभा का चुनाव आया, पार्टी ने उपेंद्र प्रसाद जी को अपना उम्मीदवार बनाया। इन्हीं के ऊपर दल ने, हम लोगों के दल ने विश्वास और भरोसा व्यक्त किया। जब ये अधिकृत उम्मीदवार होकर आए और सब लोग लगे, मैं भी लगा, सारे लोग लगे, और मैंने उसी दौरान उपेंद्र बाबू से पूछा कि क्या, कौन क्या कर रहा है, क्या स्थिति है, क्योंकि टिकट की दावेदारी और टिकट के चाहने वाले बहुत से लोग थे। सबकी इच्छा होती है, जो राजनीति कर रहा है, राजनीतिक कार्यकर्ता है, तो उसकी इच्छा होती है कि हम चुनाव लड़े। तो इन्होंने कहा था कि सब लोग अपने अपने स्तर से ईमानदारी से लगे हुए हैं, कहीं कोई कमी नहीं है। वरना कभी कभी होता है कि लोग नाराजगी बस विरोध कर देते हैं, लेकिन सब लोगों ने अपना अपना काम ईमानदारी से किया, तब एक सुखद परिणाम आया। उस समय लोग लोकसभा के चुनाव के जैसा दिग्भ्रमित नहीं हुए, तब परिणाम सामने आया, देखने को मिल रहा है। और आज सब लोग खुशी के माहौल में हमारे प्रमोद चंद्रवंशी जी का अभिनंदन समारोह कर रहे हैं। तो ऐसा ही माहौल रहना चाहिए। कभी भी अफवाह में, दुष्प्रचार में पड़ने की जरूरत नहीं है। अगर जात की भी बात करेंगे, तब भी भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से वर्ग को अधिकार दिया, सम्मान दिया, राजनीतिक हक दिया, उतना किसी ने नहीं दिया। बाकी लोगों ने तो हकमारी की, और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने हक देने का काम किया। इसलिए इतना ही कहते हुए मैं अपनी बात थोड़ा समय में ज्यादा ले लिया, मंत्री जी से माफी चाहूंगा, लेकिन माफ करेंगे। और ये जरूरी भी था थोड़ा याद दिला देना, तो धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने विस्तार रूप से चर्चा की है। अब राजेंद्र पासवान, सुरहन जी, अखिलेश चंद्रवंशी और लक्ष्मण प्रजापति से आग्रह करेंगे कि एक बड़ा माला है, उससे अपने अतिथियों को स्वागत करना है। एक बड़ा माला